मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में आप लोग सुरक्षित होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आज के वीडियो का, क्योंकि आज से हम जो है वर्चुअल क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्चुअल क्लासेज के थ्रू हम वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे हम रियल क्लासेज के अंदर अनुभव करते थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उप सह संयोजक यौगिकों के नामकरण। कल हम जो है जब हमारी कल रियल क्लास हुई थी उसके अंदर हमने उप सह संयोजक यौगिकों के नामकरण स्टार्ट किए थे, उसी के एग्जाम्पल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे के कुछ एग्जाम्पल्स हमारी बुक्स में दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम कंसिडर करते हुए आगे चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए NiCN का होल 4-2। इस एग्जाम्पल्स को हमें करना है। तो सबसे पहले हमें जब उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण करना है तो सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करनी होगी। तो हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो हमको इसको X कंसिडर कर लेते हैं। अब हमको साइनाइड, आपको पता है साइनाइड जो होता है ऋणात्मक लिगेंड होता है और ऋणात्मक लिगेंड होने के कारण इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे साइनाइड लिगेंड की संख्या कितनी है, साइनो लिगेंड की संख्या 4 है। तो 1 पर चार्ज कितना है, -1। तो 4 पर कितना होगा, × 4। और पूरे संकुल के ऊपर यदि हम आवेश देखें तो पूरे संकुल के ऊपर आवेश -2 है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो x - 4 = -2, x = -2 + 4, x = +2, यानी निकल परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपके +2 यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में क्योंकि इसके अंदर आयनिक मंडल तो है नहीं, हमें किसका नाम, केवल समन्वय मंडल का ही नामकरण देना है। तो सबसे पहले लिगेंड को लिखो और लिगेंड के सामने उसकी संख्याओं को लिखो। 4 है साइनो लिगेंड, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा साइनो, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा समन्वयक मंडल है, वो कैसा है, ऋणावेशित। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारा संकुल ऋणावेशित हो तो जो केंद्रीय परमाणु होता है उस केंद्रीय परमाणु के जो है 8 अनुलग्न लगा दिया जाता है। तो टेट्रासाइनो, अब ये क्या हो जाएगा, निकलेट सेकेंड। और क्योंकि हमारे संकुल के ऊपर कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, आयन। तो इस संकुल का नाम क्या हो गया बेटा, इस संकुल का नाम हो गया टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन, इसका नाम, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कल मैंने करवाए थे, आज मैं और थोड़ा सा एग्जांपल्स लिख के आज IUPAC नोमेनक्लेचर को हम खत्म करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखते जाइए आप लोग। अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग, CrF6-3। अगला उदाहरण है CrF6-3। सबसे पहला काम हमारा केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का परिकलन करना। देखिए कैसे करेंगे, जिस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, उसको हम X कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद में आपको पता है फ्लोरो एक ऋणावेशित लिगेंड होता है और एक फ्लोरीन पे कितना ऋणात्मक आवेश होता है, -1। तो एक लिगेंड के ऊपर कितना आवेश हो गया, -1। कितने लिगेंड हैं ये टोटल, 6। तो 6 × -1 और पूरे संकुल पर कितना आवेश है, -3। तो देखिए x - 6 = -3। तो देखिए x = -3 + 6, तो x बराबर कितना हो गया, +3। यानी क्रोमियम पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +3 आ गई। अब आपको सबसे पहले लिगेंड उनकी संख्या के साथ में लिखना है। तो कितने हैं लिगेंड, 6। तो हेक्सा फ्लोरो, ठीक है। अब ये लिगेंड कैसा है, संकुल कैसा है, ऋणावेशित संकुल है। और ऋणावेश संकुल का जब भी नामकरण देते हैं तो केंद्रीय परमाणु के सामने 8 लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट। तो हेक्सा फ्लोरो
क्रोमेट, और उसके बाद में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम उसके बाद में लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3। तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम हमेशा रोमन नंबर में लिखते हैं 3rd, और साथ में क्या लिख देंगे? आयन। तो बताइए इस अंकुर का नामकरण आपको देना आया या नहीं आया? मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, क्योंकि ऑनलाइन वर्चुअल में मैं बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उदाहरण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। फिजिक्स वाले सर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं साथ में, आप दर्शन कर लीजिए सभी के सभी फिजिक्स वाले सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको ये भी ऑनलाइन कुछ टॉपिक्स भेजेंगे, है ना? आप लोग बिल्कुल वर्चुअल क्लासेस का पूरा एंजॉय करिए। हमें वर्चुअल क्लासेस के थ्रू कोरोना को हराना है। वर्चुअल क्लासेस करके हमें कोरोना को हराना है, हमें कोरोना से नहीं हारना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। अगला CrPH का होल थ्राइस, CO का होल 5। ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का हमें नामकरण करना है। इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण करना, तो देखो इसमें अंदर जो है 2 प्रकार के लिगेंड है। एक तो PPS3 है और दूसरा कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल हमारा C से शुरू होता है, फास्फोनाइल ट्राइफेनाइल फास्फीन हमारा P से शुरू होता है। तो हम पहले C को लिखेंगे और उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए इस एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसको X, ट्राइफेनाइल फास्फीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0, और सभी पूरे संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज है? 0। तो क्या हो गया? X बराबर 0। इसका मतलब क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था इसके अंदर 0 है। तो इसका नाम देखिए कैसे देंगे? पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफेनाइल फास्फीन, पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफेनाइल फास्फीन क्रोमियम 0। तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल। पहले कार्बोनाइल को देंगे क्योंकि कार्बोनाइल C से शुरू होता है। पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफेनाइल फास्फीन क्रोमियम 0 इसका नामकरण हो जाएगा। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं हम लोग। यहां पे एक नियम लिखेंगे। सबसे पहले नियम में क्या लिखोगे? कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही डाई, ट्राई, पूर्व लग्न लगे होते हैं। ऐसे लिगेंड यदि संख्या में 2 या 2 से अधिक हो तो निम्न पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। निम्न पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। यदि 2 हैं तो उसके लिए बिस का उपयोग करते हैं, 3 है तो उसके लिए ट्रिस का उपयोग करते हैं, 4 है तो उसके लिए टेट्राटिस,
5 है तो उसके लिए पेंटाकिस का उपयोग हम करते हैं। यदि मान लो किसी लिगेंड के अंदर पहले से ही डाई ट्राई यूज हो रहा है, किसी लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई का उपयोग हो रहा है, तो ऐसे लिगेंड के नामकरण के लिए हम जो है, यदि मान लो ऐसी संख्या में 2 है तो उसके लिए बिस का उपयोग करेंगे, यदि वो 3 है तो उसके लिए ट्रिस का, और 4 है तो टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे पूर्व लग्न का उपयोग हम करते हैं। देखिए इस नियम को उतारने के बाद में इसका उदाहरण हम लेते हैं। देखिए COEN का होल ट्वाइस Cl2+1, इस संकुल का नामकरण हमें करना है। अब इस संकुल का नामकरण हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे हम, इसको X मान लिया। एथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड है? आपको लिगेंड की लिस्ट बना रखी है मैंने, और उस लिगेंड वाली लिस्ट में आप लोग देखोगे तो एथिलीन डायमीन जो होता है एक उदासीन लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? उदासीन लिगेंड होता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। तो X+0 × 2। और क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन जो होता है वो एक ऋणात्मक आवेश वाला लिगेंड होता है। तो देखिए -1 × 2 बराबर +1। तो देखिए X+0 -2 बराबर +1, -2 इधर चला जाएगा, X बराबर +1 +2, और X बराबर कितना हो गया? +3। यानी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना है? यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे लिगेंड एथिलीन डायमीन जो है E से शुरू होता है, और क्लोरो जो है आपका C से शुरू होता है। क्लियर? तो देखिए अब इसका नामकरण हम जब देंगे तो सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे, और उसके बाद में एथिलीन, EN मतलब क्या होता है? एथिलीन डायमीन। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका नाम? डाइक्लोरो। अब एथिलीन डायमीन एक ऐसा लिगेंड है जिसमें पहले से ही, एथिलीन डायमीन एक ऐसा लिगेंड है जिसमें पहले से ही जो है डाई का उपयोग हो रहा है। एथिलीन डायमीन एक ऐसा लिगेंड है जिसमें पहले से ही डाई का उपयोग हो रहा है। तो अब इसके आगे हम डाई नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बिस लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा? डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइअमाइन, डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइअमाइन। अब ये संकुल कैसा है? धनावेशी संकुल है। तो डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइअमाइन, उसके बाद में कोबाल्ट थर्ड, और आयन क्योंकि चार्ज है तो पीछे क्या लिख देंगे हम? आयन। तो इस संकुल का नाम ये हो गया। ऐसे लिगेंड जिनमें पहले से ही डाई ट्राई का उपयोग हो रहा है, उन लिगेंड के आगे हम कौन, यदि संख्या में 2 से 1 से ज्यादा अधिक है तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस प्रकार के पूर्व लग्न का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो उदाहरण है हमारे पास में वो है NaPtBrCl NO2 NH3 देखिए इसका हमें लिखना है। तो देखिए अब इसमें सभी प्रकार के लिगेंड जो है, सबसे पहले तो हमें केंद्रीय परमाणु की क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसको X मान लो। बताइए ब्रोमीन कैसा लिगेंड है? ब्रोमीन एक ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसके ऊपर -1 हो जाएगा। बताइए क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन भी एक जो है ऋणावेशित लिगेंड है, तो -1 हो जाएगा।
बताइए NO2 कैसा लिगेंड है, ये भी एक ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसके ऊपर भी -1 हो जाएगा। अमोनियम जो है एक उदासीन लिगेंड है, तो ये 0 हो जाएगा। बताइए टोटल संकुल पे कितना आवेश है, टोटल संकुल पे 0 आवेश है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, x -1 -1 -3 और टोटल संकुल पे कितना आवेश हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। इसका मतलब है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, +3 है। यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3। अब देखो ब्रोमी इस लिगेंड को बोलते हैं ब्रोमो, तो ये B से शुरू होगा, ये लिगेंड C है तो इस पे C से शुरू होगा, ये NO2 N से शुरू होगा और अमीन जो है A से शुरू होगा। अब जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, जब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे तो हम अल्फाबेट ऑर्डर में यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले अमाइन लिख दूंगा मैं, सबसे पहले तो आयनिक सोडियम, सोडियम, सोडियम के बाद में अब लिगेंड के नाम लिख लीजिए, सोडियम अमीन, फिर उसके बाद में ब्रोमो सॉरी अमीनो, सोडियम अमीनो ब्रोमो, फिर उसके बाद में क्लोरो, फिर उसके बाद में नाइट्रो। सबको मैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख रहा हूं, सोडियम अमीनो ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो। अब संकुल कैसा है, ऋणावेशित संकुल है, क्योंकि सोडियम को हटाएंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेशित। इसका मतलब संकुल कैसा हो गया, ऋणावेशित। तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3। आयन तो है नहीं, कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसका नाम हो गया सोडियम अमीनो ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट। थर्ड इसका IUPAC नाम हो गया है। अगले उदाहरण की ओर हम चलते हैं। देखिए ये सभी उदाहरण जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, राइट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, और जो है इनके नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वर्चुअल क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, उनको आप लोग जो है अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करके, और जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो आप उसको लेके मेरे पास में आओगे। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जांपल है KPP। सॉरी पिछले वाले एग्जांपल में ऑक्सीकरण अवस्था जो है +4 होगी बेटा, मैं वापस बता देता हूं उसके अंदर, एक मिनट एग्जांपल्स वापस देखिए इसको। NaPP Br Cl NO2 और NH3। इसमें क्या है, सोडियम को जब अलग करोगे आप लोग, सोडियम को अलग करोगे तो ये Na+ और PP Br Cl NO2 और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया NH3-। तो देखिए x -1 + -1 + -1 + 0 बराबर -1, तो x बराबर -3 बराबर -1, x बराबर -1 + -3, कितना हो गया x बराबर +4। तो इसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था है इस वाले एग्जाम्पल में +3 की जगह +4 कर लेना बच्चों, गलती से +3 दिमाग में आ गई वो, उसको आगे जाके आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में KPP Cl3 और NH3। ये हमारा संकुल है। तो सबसे पहले तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है हम लोग।
तो इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग कर लो। ये तो आपका K प्लस हो गया और ये आपका PP Cl3 और NH3 और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। अब इसमें इसको हम क्या मान लेते हैं, x, इसको हम क्या मान लेते हैं, x -3 + 0 बराबर -1। तो x बराबर कितना आ गया, ये -3 इधर चला जाएगा तो -1 और ये +3 तो x बराबर कितना हो गया, +2। मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई यहाँ पे, देख लीजिए इसके ऊपर माइनस, पोटेशियम को जब अलग करोगे तो यहाँ -1 चार्ज आएगा, ये -3 और 0, तो ये -3 इधर आएगा प्लस, मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, 2। तो इसका नाम कैसे देंगे, देखिए पोटेशियम ट्राइक्लोरो, पहले एमीन लिखेंगे, पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो अब संकुल पोटेशियम को डालेंगे कॉम्प्लेक्स से ऋणावेश आएगा तो प्लेटिनेट सेकेंड, ठीक है। पोटेशियम अमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड इसका नामकरण हो जाएगा। तो अपनी किताब के अंदर 20 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और उन 20 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के पश्चात आप मुझे इसका जो भी सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल्स को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड करें ताकि मैं उनको फिर चेक कर दूंगा सभी को, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें पेज नंबर 177 जो दिया हुआ है उसके अंदर जो है 20 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जितने एग्जाम्पल आप लोगों से हो जाए उन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग सोल्व करके यहाँ पे लाए और अपन को मैं उनको चेक कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी जो कॉपी है उस कॉपी की फोटो करके मुझे भेज दें, फिर मैं उनको चेक कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं नामकरण अब खत्म कर रहा हूँ। अब नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, वो है हमारे पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, ठीक है। नया टॉपिक जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज सहसंयोजक उपसंयोजक, ठीक है, या फिर हेडिंग लगा लीजिए उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन। उपसहसंयोजक यौगिक में बंधन की उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन कैसे होता है, तो इसमें आप लिखिए उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक में बंधन को समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए थे। कौन कौन से थे 2 सिद्धांत? पहला सिद्धांत था सहसंयोजक बंध सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखो इसका अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा BBT, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड, इसको क्रिस्टल क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड, इसका नाम हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो इसका शॉर्ट में नाम हो जाएगा CFT। तो हमें उपसहसंयोजक यौगिक में बंधन कैसे होता है, उपसहसंयोजक में बॉन्डिंग कैसे होती है, उसको हमको ढंग से पढ़ना है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले VBT पढ़नी पड़ेगी और VBT की कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को पढ़ेंगे
और उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये ध्यान है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी। तो इसके अंदर लिखिए आप लोग, यह थ्योरी, यह सिद्धांत पोलिंग के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत पोलिंग के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत पोलिंग के द्वारा दिया गया था। इसके क्या क्या मुख्य बिंदु थे। इसका पहला बिंदु तो ये था कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, आप लिखते जाएंगे, मैं नोट भी कराता जाऊंगा, पहले आप सुन लो ढंग से फिर आप नोट करना। केंद्रीय परमाणु के पास जितनी संख्या में लिगेंड होते हैं उतनी ही संख्या में खाली एसपीडी कक्षक उपस्थित होते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं एक बार। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोलिंग के द्वारा दी थी। यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी संकुल के पास में जितने लिगेंड होते हैं उतने ही केंद्रीय परमाणु के पास में एस, पी और डी खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। इसको नोट करेंगे आप सबसे पहले। पहला बिंदु, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु लिगेंड की संख्या के अनुसार एसपीडी खाली कक्षक रखता है। मतलब केंद्रीय परमाणु के पास में एसपीडी उतने ही खाली कक्षक उपस्थित होंगे जितने लिगेंड की संख्या उपस्थित होगी। मतलब लिगेंड जैसे मान लो 4 हैं तो खाली कक्षक भी केंद्रीय परमाणु के पास में कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है। यदि खाली कक्षक लिगेंड की संख्या 6 है किसी में तो लिगेंड की संख्या भी कितनी होगी? तो खाली कक्षकों की संख्या भी कितनी होगी? 6 ही होगी। ठीक है। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है कि ये एस, पी, डी जो खाली कक्षक हैं इनकी सबकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु लिखिए, केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित एसपीडी खाली कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। समान ऊर्जा वाले ये कक्षक समान ऊर्जा वाले ये कक्षक आपस में संकरित आपस में मिलकर संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। मतलब जो केंद्रीय परमाणु होगा उस केंद्रीय परमाणु के पास में एसपीडी ये खाली कक्षक उपस्थित होंगे और ये
खाली कक्षक जो हैं बराबर मात्रा में, इनके पास में ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। और जब इनमें ऊर्जा की मात्रा बराबर होगी तो ये कक्षक आपस में मिलेंगे और संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। अब जब उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो लिगेंड अपने एक, क्योंकि मैंने आपको लिगेंड की परिभाषा बताई है कि लिगेंड के पास में कम से कम जो है, लिगेंड के पास में कम से कम जो है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होना ही चाहिए। लिगेंड के पास में कम से कम क्या होना चाहिए, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो होना ही चाहिए। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या कहेगा कि जो रिक्त डी कक्षक होंगे, केंद्रीय परमाणु के जो रिक्त डी कक्षक होंगे उनमें वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। इसका मतलब क्या है कि उपसहसंयोजक बंध जो होता है वो कैसा होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, इसके अंदर लिखिए नेक्स्ट बिंदु क्या लिखोगे, तीसरा बिंदु, दो हो गए में लिगेंड जो कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होते हैं, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त होते हैं, वे अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रिक्त एस पी और डी कक्षक इसके केंद्रीय परमाणु के में अपने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक है, इस कारण से उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति, उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक होती है। ठीक है, देखो मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। सहसंयोजक बंध तो एक तरीके से पार्टनरशिप होती है कि जैसे मान लो दो एटम जो है सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो अपना एक परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों के कक्षकों में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। दोनों के कक्षकों में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। और जब कक्षकों में अतिव्यापन होगा तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में जो है मर्ज हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जब सिंपल बिजनेस स्टार्ट करते हैं दो व्यक्ति मिलके, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देके और पार्टनरशिप करते हैं। तो ये बंध तो कहलाता है सहसंयोजक बंध। दूसरा बंध जो होता है हमारा उपसहसंयोजक बंध होता है, और उपसहसंयोजक बंध के अंतर्गत क्या होता है कि उपसहसंयोजक बंध में एक परमाणु तो दाता होता है और दूसरा एक्सेप्ट होता है, लेकिन जब इनमें बंधन हो जाता है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन, जिस दाता परमाणु ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उन पर दोनों का जो अधिकार है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बंधन को, तो इसमें एकाक इलेक्ट्रॉन जो हमारा लिगेंड होता है, वो लिगेंड तो क्या होता है, दाता डोनर होता है, क्योंकि उसके पास में एकाक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो केंद्रीय परमाणु होता है, वो ग्राही होता है, क्योंकि उसके पास में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं और उन खाली कक्षकों को वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो उपसहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक होती है। बात समझ में आ गई। जिसमें लिगेंड के पास में जो उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो किसको दे देता है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय परमाणु के खाली कक्षकों में दे देता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं हम लोग। देखो भैया, यदि
उपसहसंयोजक बंध बनाने के अंदर अंदर वाले डी कक्षक काम में आए। यदि उपसहसंयोजक बंध को निर्माण करने में अंदर वाले डी कक्षक काम में आए तो जो बनने वाला संकुल होगा उसे अंतः चक्रण संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब अंतः कक्षक संकुल या फिर चक्रण युग्मित संकुल कहेंगे उसको। और यदि बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, यदि बाहर वाले डी कक्षक यदि काम में आते हैं तो उसको हम बाह्य चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या फिर अंतः चक्रण बाह्य चक्रण संकुल कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में, उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में यदि अंदर वाले डी कक्षक, अंदर वाले डी कक्षक मतलब n-1 डी कक्षक उपयोग में आ रहे हैं तो इस प्रकार के संकुल को नंबर फर्स्ट चक्रण युग्म संकुल या इसी प्रकार के संकुल को हम अंतः कक्षक संकुल, ठीक है, अंतः कक्षक इनर ऑर्बिटल कक्षक या चक्रण युग्म संकुल। और तीसरा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको तो बोलते हैं स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और तीसरा जो है हमारे पास में वो होता है लो स्पिन, इसी को हम बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल, अंग्रेजी बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास में तीन हो गए कि यदि उपसहसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान अंदर वाले डी कक्षक n-1 डी कक्षक उपयोग में हो रहे हों तो उस कंडीशन के अंदर इस प्रकार के संकुल को हम या तो चक्रण युग्म संकुल कह सकते हैं या फिर अंतः चक्रण संकुल कह सकते हैं या फिर निम्न चक्रण संकुल हम इनको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो है स्पिन पेयर्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यदि उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में बाहर के डी कक्षक काम में आ रहे हो, किसके काम आ रहे हो, बाह्यतम डी कक्षक काम में आ रहे हो, तो इसे हम कहते हैं बाह्य चक्रण मुक्त संकुल, बाह्य कक्षक संकुल और उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। तो इसी में हम कुछ चेंज कर लेते हैं। यदि उपसहसंयोजक बंध के निर्माण में बाहर वाले डी कक्षक
बाहर वाले डी कक्षक का उपयोग हो रहा हो, तो इस प्रकार के संकुल को हम क्या कहेंगे? चक्रण मुक्त संकुल। चक्रण मुक्त संकुल या अंत को बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, और इसे हम कहेंगे उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल, ठीक है। देखिए उपसंयोजक बंध निर्माण में अंदर वाले डी कक्षक यदि उपयोग में आ रहे हैं, यदि अंदर वाले डी कक्षक उपयोग में आ रहे हैं तो उन कक्षकों को हम क्या कहेंगे? अंतः चक्रण संकुल, स्पिन युग्म चक्रण संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल काम में। और यदि बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, यदि बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो उनको हम कहेंगे उच्च चक्रण संकुल, या फिर हम उसको कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल, या हम उनको कहेंगे चक्रण मुक्त संकुल। ठीक है। अब यौगिक जो है, उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण जो है 2 चरणों में होगा। देखिए उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण 2 तरीके से हो सकता है। या तो समन्वय संख्या कितनी हो? 4, या फिर समन्वय संख्या कितनी हो? समन्वय संख्या आपकी कितनी हो? 6। यदि समन्वय संख्या 4 होगी तो 2 प्रकार के यौगिक बनेंगे। एक तो चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और दूसरे कौन से होंगे? वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय और दूसरे होते हैं वर्ग। और समन्वय संख्या यदि 8 होगी, समन्वय संख्या 6 होगी, तो हमारे पास में जो यौगिक बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे अष्टफलकीय यौगिक। कैसे बनेंगे बच्चों? अष्टफलकीय यौगिक हमारे पास में बनेंगे। चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय यौगिक। ठीक है। देखो जब चतुष्फलकीय होगा तो संकरण जो होगा वो sp3 होगा। और यह दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। यदि चतुष्फलकीय होगा तो यहाँ संकरण कैसा होगा? sp3 होगा। यदि वर्ग समतलीय होगा तो इसका संकरण dsp2 होगा। और यदि अष्टफलकीय होगा तो इसका संकरण या तो sp3d होगा या फिर sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो ये आप लोगों के संकुलों की स्टडी हो गई। ठीक है। अब जो हमारे वीबीटी की जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो प्रॉब्लम्स को हम जो है कल की क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। आज आप इस वीडियो को जो है आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए, कल इसकी अपन प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व करेंगे।